स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी और इसमें करेंगे 16.4 एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। इसमें क्या है, इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैड इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स फॉर एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे ही लोग जागरूक हुए ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, कई गुना ज़्यादा हो जाए। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एक्सेट्रा आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड। ये हर बार बढ़ के यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनका यूज़ होना। These incidentally are also toxic to non-target organism that are important component of the soil ecosystem. ये मतलब टॉक्सिक हैं नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए। हम इन्हें टारगेट कहाँ कर रहे हैं, हमारी क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। और ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या हुए, क्रॉप को छोड़ के अगर किसी को भी असर कर रहा है तो वो नॉन टारगेट है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सॉइल इकोसिस्टम के, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। डू यू थिंक दीज कैन बी बायोमैग्नीफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? क्या आप सोचते हो कि ये मैग्नीफाइड हो जाते, बायोमैग्नीफाइड हो जाते हैं? बायोमैग्नीफिकेशन क्या पढ़ा था आपने, कि किसी टॉक्सिक मेटल का, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का हर टॉपिक लेवल पे इंक्रीज हो जाना, वो बायोमैग्नीफिकेशन है ना। DDT का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। We know that the addition of increasing amount of the artificial fertilizers can do to aquatic ecosystem। हमें पता है कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम वाया विस यूट्रोफिकेशन, ये क्या कर रहे हैं, यूट्रोफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हाँ, जैसे यूट्रोफिकेशन क्या था कि वहाँ पे ग्रीन एल्गा का ज़्यादा ग्रो करना, ये इंक्रीज हम कर रहे हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं एक्वाटिक सिस्टम को यूट्रोफिकेशन से। वहाँ पे ज़्यादा एल्गा ग्रो हो जाती है, उससे ऑर्गेनिजम्स जो बाकी के हैं उनको नुकसान होता है, मरना शुरू हो जाते हैं। द करंट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव। जो अभी जो करंट प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। 16.4.1 है केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की केस स्टडी है, इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर where waste products from one process are cycled in as nutrients for the other process। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक फार्मिंग कह सकते हैं, जिसमें जीरो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब वेस्ट तो कुछ प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, जहाँ पे एक सिस्टम से एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो दूसरे सिस्टम में साइकिल हो जाता है, वो यूज़ हो जाता है एज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हमें एक सपोज़ हमें मुर्गी फार्म हमने लगाया, तो मुर्गियों से जो हमें उनका एक्सक्रीटा मिल रहा है उसको हम फील्ड में यूज़ कर रहे हैं एज अ फर्टिलाइजर्स, है ना। तो हमारे पास वेस्ट तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा ही होता है। दिस अलो द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल है रमेश चंद्र का। रमेश चंद्र डागर एक सोनीपत के फार्मर हैं, हरियाणा में सोनीपत है, ठीक है। इज़ डूइंग जस्ट दिस, वो यही काम करते हैं। ही इंक्लूड्स बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन ए चेन ऑफ प्रोसेस। वो क्या करते हैं, बी कीपिंग, मधुमक्खियाँ पालते हैं, डेयरी मैनेजमेंट करते हैं, वाटर हार्वेस्ट करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं जिसमें गोबर होता है जो, और गली सड़ी सब्जियाँ होते हैं उनको, उनसे खाद बनाना, और साथ में खेती बाड़ी करते हैं। ये चेन प्रोसेस है विच सपोर्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ये जितनी भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ जो रमेश चंद्र जी यूज़ करते हैं, वो सारी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अलो करती हैं एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर। ये क्या करती हैं, एक दूसरे को अलो भी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी हैं और उद्यमी भी हैं, ठीक है, सस्टेनेबल करती हैं ये।
देर इज़ नो नीड टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो कैटल एक्सक्रीटा है वो मैन्योर की तरह यूज़ हो रहा है। क्रॉप वेस्ट इज़ यूज टू क्रिएट कंपोस्ट। जो क्रॉप का वेस्ट है उसको कंपोस्ट की तरह यूज़ करते हैं, विच कैन बी यूज एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जिसको हम नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड ऑफ द फार्म, जिसको हम गैस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजर्स की भी तरह यूज़ कर सकते हैं, जो फार्म की नीड को पूरा करता है, जैसे रमेश चंद्र जी यूज़ करते हैं। एंथुसियास्टिक अबाउट स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्प ऑन द प्रैक्टिस of integrated organic farming, Dagar has created the Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of 5,000 farmers. उन्होंने जोश के साथ ये इंफॉर्मेशन को बढ़ाया, लोगों को जागरूक किया, और साथ में उन्होंने हेल्प की लोगों की इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। डागर साहब ने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब भी शुरू किया, जिसमें फ़िलहाल 5,000 फार्मर्स हैं। तो देखिए डागर साहब ने अच्छा काम किया। रमेश चंद्र डागर जो कि सोनीपत हरियाणा के हैं, उनका नाम बुक्स में आने लग गया। अगर हम भी किसी छोटे से काम से शुरू करें और सपोज़ हमें वो समझ आता है सही से, हम कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, तो 2-4 लोग और इम्प्रेस होंगे। हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो कभी अपने आप को छोटा मत आंको। जब आप खुद अपने मन में सोचोगे तो आप आसमान तक की उड़ान भर सकते हो। ठीक है, कहते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन हर बार अकेले चने ने ही सब कुछ किया है। इनिशियली हम करेंगे अब 16.5 रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वॉज हेल्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग वे, ठीक है, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग में क्या था? न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया गया था, प्रयोग में लाया गया था एज अ नॉन पॉल्यूटिंग वे फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बिजली बनाने के काम में लिया गया था, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग तरीका था। लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज्ड दैट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ नाउ वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम। लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। द फर्स्ट इज़ एक्सीडेंटल लीकेज। इससे एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी लीकेज हो जाती है तो वो इनहेरेंट हो जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी। सो एज अकर्ड इन द 3 Mile Iceland and Chernobyl incidents, and the second is safe disposal of radioactive waste. ये कहाँ पे हुआ था? ये एक्सीडेंट लीकेज कहाँ पे हुआ था? 3 Mile Iceland के नाम से भी जाना जाता है, चिर्नोबाइल इंसिडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरी प्रॉब्लम इसकी है, इसका सेफ डिस्पोजल होना। इन रेडियो एक्टिव वेस्ट का सेफ डिस्पोजल होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे 2 एक्सीडेंट थे जो रेडियो एक्टिव लीकेज के, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक थे। ये हिस्ट्री में अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड, मतलब ऐसा और इंसिडेंट कुछ हुआ नहीं जो इससे लीकेज का जिससे पता चले, ठीक है। इतना ज़्यादा अमाउंट में था ये वाला चिर्नोबाइल इंसिडेंट और द माइल आइसलैंड के, ये हिस्ट्री बना चुके हैं। सेकेंड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। दूसरा था कि इनका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Radiations that is given off by nuclear waste is extremely damaging to biological organism because it cause mutation to occur at a very high rate. दूसरा क्या है? जो रेडिएशंस होती हैं न्यूक्लियर वेस्ट से निकलने वाली, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो म्यूटेशन कॉज करती हैं। सभी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनमें म्यूटेशन कॉज करती है। म्यूटेशन का मतलब होता है अगर आपके जीन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वो आपके जीन को म्यूटेट कर देंगी। सपोज़ आप में कोई जीन है, वो उसमें म्यूटेशन हो गई। सपोज़ आपके ऐसा जीन है जिससे आपके लिम्स फॉर्मेशन होती है, तो क्या होगा? अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन की वजह से आपके हाथ पैर नहीं बनेंगे। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके हाथ पैर नहीं बनेंगे, इसे म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और एट हाई डोज न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, अगर हाई डोज में ले ली जाएं या रिसीव कर ली जाएं तो उसे वो मार सकती है। अगर लोअर डोज है तो उससे डिसऑर्डर्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा मेन डिसऑर्डर होता है वो नॉर्मली कैंसर होता है।
इसलिए जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका वो एक पोटेंट पॉल्यूशन है और इसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ इसको डिस्पोज़ करना चाहिए, ठीक है, यूज़ करना चाहिए, डिस्पोज़ करना चाहिए, सारी प्रोसेस सावधानी से होनी चाहिए। ये रिकमेंड किया जाता है कि स्टोरेज जो है न्यूक्लियर वेस्ट का प्री ट्रीटमेंट के बाद होना चाहिए। पहले उसे प्री ट्रीट करना चाहिए, फिर उसका स्टोर करना चाहिए और सूटेबल शील्डेड कंटेनर्स में इसे जलाया जाना चाहिए रॉक्स के नीचे, ठीक है, ज़मीन में रॉक्स के नीचे 500 मीटर डीप में अर्थ सरफेस में, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो डिस्पोजल का है ये लोगों के विरोध के बहुत ज़्यादा कड़ा विरोध करते हैं लोग इस मेथड से। वाई डू यू थिंक दैट दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज़ नॉट एग्रीबल टू मैनी पीपल? आप क्या सोचते हो कि लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। गूगल सर्च करके भी आप पता कर सकते हो कि लोगों की क्या राय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।